हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP, है ना, स्टेज 1 का, जिसका शिफ्ट 1 का पेपर है जो हुआ था 25 नवंबर 2024 को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने ALP के 2018 के कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और इसको भी देखिए। टेक्नीशियन के लिए आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सारे सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं। B जो है D के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। D के दाएं और D को इधर बैठा है तो दाया इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? B। ठीक है, ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब है ए जो है ई और सी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ई चाहे तो इधर बैठा हो या इधर बैठा हो, सी इधर हो या इधर हो, लेकिन ये बीच में ही रहेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, देखिए तीन पोजीशन हमें एक साथ चाहिए, वो कहाँ मिल रही है? इस साइड मिल रही है। ठीक है, अब देखिए ए जो है बीच में ही बैठेगा, इधर ई हो सकता है या सी हो सकता है, इधर सी हो सकता है या ई हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ए इधर ही है। ठीक है, अगला देखिए ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एक जगह में यही मिल रही है तो एफ यहाँ हो गया, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, यहाँ पे कौन है? ई। तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि ई यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर बैठा हुआ है सी। ठीक है, पूछ कह रहा है बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है? बी के सापेक्ष एक्स का स्थान क्या है? एफ का स्थान क्या है? तो एफ जो है बी के जस्ट बाईं ओर बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2018 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। ठीक है, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है? बाइक ये रही है ना, इनके कितने लोगों ने यूज किया? 300। मेट्रो का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया? वो किया 150 लोगों ने। इनके बीच का अनुपात पूछा है ना, तो 150 से 2 बार में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के कण किसके द्वारा निरंतर गतिमान रहते हैं? वो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण होते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या का पर कुछ गणितीय सक्रिया करके, है ना, ये पहली संख्या जिस पर गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ये दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? इसके और इसके स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ताकि इसके बाईं ओर, है ना, इसके बाईं ओर ये हो गया, और दोनों संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण दाईं ओर किया जाए। यहाँ जो पैटर्न लगे वहीं उसके बाईं ओर लगे। ठीक है, तो बाकी ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 343 से 3 ज्यादा है, और 343 क्या होता है? 7 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगी ये वैल्यू, है ना। यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला? ये वैल्यू 7 है और 7 का क्यूब करके हम ये निकाले, इस पे भी हम वही लगाते हैं। ये वैल्यू 9 है तो 9 का क्यूब प्लस 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना होता है? 729 प्लस 3 जोड़ देंगे 732,
ये ऑप्शन में चेक करें 732 केवल एक ही है, तो और ये हो गया, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का सेम दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या कुछ गणितीय सक्रिय सेम वही करना है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अब देखिए ये बड़ी संख्या है ना, आंसर में भी देखिए बड़ी ही संख्याएं मिली है, तो हमें सिर्फ इसे अंतर से ही कर सकते हैं, अंतर से या जोड़ करके, है ना। अब यहाँ देखिए ये सारी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, इसका मतलब अंतर से ही करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे क्वेश्चनों कैसे करें, आप करें यूनिट डिजिट से, है ना। अब देखिए दो, इधर 892 आएगा, 8.2 आएगा, है ना, यानी अब दो में से नौ को तो नहीं घटा सकते, 12 में से नौ को घटाए तो अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये संख्या इधर आएगी छोटी, है ना, तो 14 में से 6 को घटाए तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 8। तो यूनिट डिजिट मैच नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना। बहुत आसान तरीका जल्दी करने का यही, है ना। अब ये संख्या इधर आएगी तो 15 में से 9 घटाए तो 6 आए, है ना, और यहाँ 14 में से 8 घटाए तो 6, देखिए यूनिट डिजिट मैच हो गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं ना, इसमें 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 14 में से 4 को घटाएंगे 10 आया, यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है ना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो रहा है 8 8 और 9 है ना, तो 18 में से 9 घटाएंगे 9 आएगा, और यहाँ 14 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 5। ठीक है, 14 में से 9 को घटाएंगे तो ये 5 आएगा, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट अलग आया, यहाँ पे भी अलग आया। यहाँ पे 10 आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है 4 में से 4 को घटा सकते हैं और ये 0 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यूनिट डिजिट केवल और केवल हमारा इसमें ही मैच हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी को कार की औसत चाल क्या होगी, है ना। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी। देखिए 4 अलग अलग स्पीड दिया, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्रत्येक 4 क्रमिक दूरियां, है ना, तो 3 चौक 12 सीधे सीधे, है ना। जैसे 3 ये 10 की किलोमीटर की स्पीड से चला, अगली 3 जो है 20 किलोमीटर की स्पीड से, उसके बाद अगला 3 30 की स्पीड से, और उसके बाद अगला 3 60 किलोमीटर स्पीड से, तो कितना हो जाए 3 6 9 12। कुल समय, समय क्या निकालना है, समय बराबर कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल दें, है ना। डिस्टेंस हम पहले वाले का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है सबके लिए, डिस्टेंस है सबके लिए सेम ही है ना, तो 3/10 हो जाएगा, पहले वाला निकलेगा, दूसरा टाइम भी निकाल, सारा टोटल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। हम सबको जोड़ देते रहेंगे, 3 बटा अगला 20 हो जाएगा, अगला 3/30 हो जाएगा, उससे अगला 3/60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इससे डिविजिबल है, ये 1/3 से डिविजिबल पे 10 हो जाएगा, ये 20 से बाहर में चला जाएगा, है ना। अब ये देखिए ऊपर एक आया, ये एलसीएम ये सेम है यहाँ पे, है ना, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4/10, है ना, 3 ये अंश जुड़ जाएगा, हर सेम है तो अंश जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो गया, प्लस यहाँ पे भी देखिए ये जो है 20 है, यहाँ पे 20 है, ये 1 आया, तो 3 और 1 4 बटा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम सेम कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 4 12, 12 हम यहाँ लिख लेते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 20, एलसीएम आएगा 20, है ना इसका 20, इसकी जो है इसमें गुणा हो जाएगी, है ना, ये बटे में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 12 बटे में 12, 12 से भाग करेंगे एक बार में पूरा चला जाएगा, तो क्या बचा 20, एवरेज स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए इस संख्या को पहले हमें सोल्व कर लेना चाहिए कि वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी गुणा करें ये 8 और 4 आएगा, 7 से इसे भाग करें, 7 बार में 1 7 दूनी 14, है ना, ये वैल्यू है 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 24 माइनस हो जाएगा, और 15 पचे 75, ठीक है, प्लस 42,
ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, इसमें चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 को इसमें जोड़ देंगे, या हम इसको जोड़ दें, 8 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 6 में 9 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 75। ठीक है, इधर आ रहा है 75 और इधर आ रहा है 105, डिफरेंस कितना है, 30 का है। तो इसके लिए दे हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखें, है ना, बड़ी से 84 और 42, है ना। यहाँ पे अगर 84 को 42 से शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे 42 की जगह 84 हो जाए, बड़ी संख्या जोड़ देंगे तो हमें कुछ डिफरेंस सिमिलरिटी आने की चांसेस है ना। तो अब इसको कर दीजिए 21 गुणा 4, है ना, 84 की जगह पे 42 आ जाएगा, भाग 7 से इसको हटा दें, गुणा 2 माइनस 15 गुणा 5, और 42 की जगह पे 84। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 छिंग 42, 6 दूनी 12 हो गया, 15 पचे 75 प्लस 84। ठीक है, इसकी गुणा करें, कितना हो रहा था ये 84। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू तो सेम रही, ये दोनों ही हमारी चेंज हुई थी, है ना। इसका डिफरेंस कितना आ रहा था 9 प्लस 12 प्लस का 84। अब इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 प्लस का 9, कितना हो जाएगा 105। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशियों की विशेषताएं हैं, वो बेलनाकार होती हैं और अशाखित होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं, है ना। रेखीय पेशियां यानी स्केलेटन मसल्स, है ना, ये जो है हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं और ये ऐच्छिक होती हैं, है ना, हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था, वो किया है हाल ही में 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए हम एक से ही लॉजिक लगा रहे हैं क्योंकि सब में पहली वैल्यू सब में अलग है ना। तो देखिए ये 2 है, ये 6 है, नंबर लिखिए सबका, जे का है 10, एन का है 14 और आर का है 18। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा है ना, 4 यहाँ बढ़ रहा है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, अगला 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 22। 22 किसका नंबर होता है, बी का। ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा, बी बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरणें परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है। कहने का क्या मतलब है, ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उसका पोल हो गया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो लाइट आती हुई प्रतीत होती है हमारी, ये जो है इससे टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, ये डाइवर्ज होती है। और ये जो है मुख्य अक्ष पर ऐसे आपतित होती हुई हमारी महसूस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसे मुख्य फोकस पर अपसरित होती हुई, यानी कि ये जो है डाइवर्ज होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से अपसरित, इसे बोलते हैं डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे चक्रवर्ती ब्याज का है तो आप इस तरह की टेबल बनाइए, है ना, 2 साल के लिए बनाए तो 2 साल के लिए टेबल, 3 साल के लिए तो 3 साल के लिए। जनरली 2 और 3 ही ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए ये कॉलम होता है एस आई का, है ना, ये पूरे का पूरा जो कॉलम होता है हमारा ये होता है सी आई का, और ये जो पोर्शन होता है वो सी आई माइनस एस आई का होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का होता है और ये सेकंड ईयर का होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर का ये पोर्शन है एस आई का, फर्स्ट ईयर एस आई हो या सी आई हो वो सेम ही आता है। सेकंड ईयर में एस आई तो आता ही आता है, प्लस जो है जो हमें फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला था उस इंटरेस्ट पर भी एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो पहले साल का हम इंटरेस्ट निकालें 11,000 का 4%, तो कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे 4400।
है ना, तो 440। तो ऐसा ही है, तो ये सेम रहेगा, अगले साल भी 440 ही मिलेगा, है ना। तो इस जो है 440 पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, कितना, जो 4% है। तो 440 का 4% निकाल लेंगे, 4 से 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176, है ना, 1 जीरो था तो ये दशमलव हो जाएगा 17.6। बस इन सभी को जोड़ लीजिए, है ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 880 प्लस 17.6, 7.6 हमारा केवल इसी में था। ऑप्शन 3 हमारा डायरेक्टली करेक्ट हो जाता, इसको चाहे तो पूरा जोड़ लेते। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती हैं? वो करती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र का, है ना। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? इसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आ जाता है? इसमें आता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्वस, स्पाइनल नर्वस। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है ना। एक होता है सेंट्रल तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्रेनियल और स्पाइनल नर्वस आता है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है ना। यहाँ देखिए नंबर है 8, ये 12 और ये 5। इसके भी डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है 4 का, प्लस के 4 का, और यहाँ पे आ रहा है माइनस के 7 का। यहाँ देखिए एस का नंबर होता है 19, वी का होता है 22, पी का होता है 16। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, है ना, ये 3 बढ़ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 6 और माइनस का 6। ठीक है, यहाँ देखिए 6 हो गया, 6 से 10, 10 से 3 हुआ, यहाँ डिफरेंस 4 का और यहाँ पे माइनस के 7 का। और देखिए 2 हमें कॉमन मिल गया, तो हमें तीसरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो अलग है वो यही है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना, दोनों सारा स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x गुना 1/x बराबर हो जाएगा ये 25, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा खाली 2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, 2 को इधर ले जाएंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 2, 23। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन, देखिए ये गलत लिखा हुआ है ना, ये ट्रांसलेशन एरर है। ठीक, के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है ना। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? वो होती है उसकी स्थिति ऊर्जा। और स्थिति में परिवर्तन में क्या बोला जाता है? वो होता है गतिज ऊर्जा। और स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9.6 रेशो में 16.x और 18:8 है तो x का मान निकालेगा। सिंपली कर दीजिए इसे, 9.6 बटे में 16.x और ये बराबर हो जाएगा 18/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की इसके साथ गुणा हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा ना, गुणा हो जाएगा 18 गुणा 16.8 बटे में 9.6। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटे तो 12 अट्ठे 96, 12 से इसे काटे 12 एकम 12, 12 चौक 48, है ना। 2 से इसे काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में चला जाएगा, 2 से 2 बार में, ये 9 बार में,
963 63 को 2 से भाग करें कितना आएगा 31.5। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्य से अलग प्रतीत होते हों, और निश्चित करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी मछली पक्षी हैं। सभी मछली है ना, तो मछलियां जो है सभी हो गई पक्षी, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी हो गए जानवर। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी जानवर मछलियां हैं, सभी जानवर। देखिए जब बाहर से अंदर की तरफ जाए है ना, तो वो कुछ का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे सभी हो गया, ये गलत हो गया। कुछ मछली कुछ पक्षी मछलियां हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट कुछ पक्षी मछलियां बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ से इधर की तरफ आते तो ओल है ना, ओल सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी मछलियां जानवर हैं, इस तरह से चलते। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन 1 का केवल कथन 2 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग से होता है? वो होता है सूत्रकणिका, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की मॉलिक्यूल्स में एनर्जी को बनाता है ना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इसलिए पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और ये 38 एटीपी जनरेट करता है ना, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना डैश की घटना से संबंधित है, वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसा क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, तो जिस अलग अलग गैसों की अलग अलग डेंसिटी है, जिससे जो है प्रकाश की किरण जो पर लाइट जो है कभी घटती है और कभी बढ़ती है ना। डेंसिटी की वजह से लाइट की स्पीड घटती और बढ़ती है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश तारे जो है टिमटिमाते हुए देते हैं, दिखाई देते हैं, और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है, शेष धनराशि 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचते हैं। उसके पास मूल राशि से कितनी धनराशि थी, है ना, मूल राशि में कितनी धनराशि थी? तो मूल राशि जो भी रही हो हम उसे मान लेते हैं कि वो एक्स थी, है ना, एक्स थी। और एक्स का जो है 20% गंवा देता है, तो इसका इसका उसने 20% गंवा दिया, बचा अब इसके पास कितना? 80%, है ना। इस 80% का भी उसने 25% खर्च कर दिया, इस 80% का भी 25% इसने खर्च कर दिया। उसके पास 480 बचते हैं, 25% खर्च कर दिया, बचा कितना? उसके पास बचा 75%। इस 80% का 75% बचा, जो दे रखा है 480। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये 80/100 गुणा 75/100 बराबर 480, है ना। 25 से काटिए 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, है ना। 20 से काटे 4 बार में, ये 5 बार में। 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये 4 हो गया, 5 चौक 20, 20 की इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 80, है ना। एक जीरो है, ये भी गुणा हो जाएगी 800। एक्स की वैल्यू आई 800, यानी वो धनराशि थी 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरिकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वो है भरत सुदर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ना कितनी श्रेणियों में किया जाता है? 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, है ना। देखिए विद्युत धारा किसमें नहीं बहेगी, वो नहीं बहेगी मैग्नेटिक कंपास में, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव भी पैदा नहीं होगा। मैग्नेटिक कंपास में खुद का चुंबकीय होता है इफेक्ट। ठीक है, देखिए मोटर में विद्युत धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक जनरेटर में विद्युत धारा, माइक्रोफोन में विद्युत धारा, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। ऑप्शन 3 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? वो की है कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्त्री, इलेक्ट्रिकल के टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? वो होते हैं उसके ऊष्मीय प्रभाव पर, है ना। इसके लिए ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है H=I²RT, है ना। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की संख्या श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए, ना, बाएं से दाएं ही करनी है। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक जैसे कि ये हो गया, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक सम संख्या हो, है ना। सम संख्या यानी 2 4 6 8 10, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो, यानी यहाँ पे भी सम संख्या हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 हो, है ना। हमने रेफरेंस के लिए याद कर लिया। देखिए यानी कि जो है सिंबल के दोनों साइड जो है एक हमारा अक्षर होगा, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे दोनों साइड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी दोनों साइड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी दोनों साइड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी दोनों साइड नहीं हो रहा, यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही ओड हो गए, है ना। यहाँ पे भी जो देखिए दोनों साइड ओड वैल्यूज हो गई, है ना। और इसमें देखेंगे, इसमें एक साइड ओड आ रहा है, एक साइड सम आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें एक साइड सम आ गया, इस साइड भी सम आ गया, तो हमें यही मिला केवल एक, है ना। यहाँ पे देखिए इस साइड बन रहा है, इस साइड है ही नहीं कुछ, तो केवल एक ही ऐसा मिला है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है ना। दो संख्याओं का योग है, हमने मान लिया वो संख्या है x और y, जिनका योग है 36, है ना। एक संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना कर दिया x का और 4 गुना कर दिया y का, तो इस संख्या के 4 गुने के बराबर। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो x के नीचे y कर दीजिए ना, 4 के नीचे 5 हो जाएगा। अब देखिए जिसका रेशो बड़ा यानी कि संख्या ही वही बड़ी है, तो ये हो गया y बराबर 5 हो गया। इनको जोड़ दीजिए, 9 रेशो है ना, ये इनका रेशो का योग है 9, और वैल्यू का योग दे रखा है हमें 36, ये हो गया 36, 9 चौक 36, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। बड़ी संख्या क्या आएगी? ये जिसका रेशो बड़ा है, तो 5 चौक 20। ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य का क्या होता है कि अल्टरनेट का योग, है ना, अल्टरनेट संख्याओं का योग उसके बाकी के अल्टरनेट संख्याओं के अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप अल्टरनेट्स को जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 13 और 1 14, 14 4 हुआ 15, है ना। बाकी के जोड़िए 8 और 10 10, 10 और 6 14, तो अंतर कितना आया? हमारा अंतर आया 1। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो 11 से डिविजिबल है ना। यहाँ जोड़िए, देखिए 7 4 हो गया 11, 11 5 16, 16 4 20। बाकी के अल्टरनेट जोड़िए, 7 2 9, 9 6 15, यहाँ पे कितना आया? 5।
तो ये भी जो 11 का मल्टीपल नहीं है ना, 8 4 12, 12 9, 12 9 हो जाएगा 21, 21 और 4 25, 2 5 और 2 7, 7 6, 7 6 13। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, ये आया 12 का, है ना, और 12 जो 11 से डिविजिबल, 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखिए अब 9 4 हो रहा है 13, 13 6, 13 6 हो गया 21, 21 4 25, दो 6 और 2 8, 8 6 14, घटाएं कितना है 11, 11 ये आ गया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। दिन का कोई विशेष समय है ना, मान लीजिए हमने मान लिया कि सूरज इस समय पूरब में है, सुबह का समय हो गया ना, तो कोई 6 फीट लंबा व्यक्ति है, उसकी छाया जो इधर बनेगी वो बनेगी 4 फीट की। ठीक है, ये 6 फीट हो गया और ये छाया बन रही है 4 फीट की। ठीक है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा 36 फीट की छाया बनाता है ना, इसके बगल में बना, हम ये अलग बना लेते हैं ना, जैसे इसकी इधर बना लेते हैं। तो उसके बगल में जो खंबा है वो बना रहा है 36 फीट की छाया। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो गए है ना, बस इनके हाइट का ही फर्क है। तो हम क्या करेंगे, जो है 36/4 है ना, 36/4, और हाइट को पूछा है तो वो हम मान लेंगे एक्स, खंबे की ऊंचाई याद करनी है ना, उसका मान लिया x/6, इनका रेशो ही ले लीजिए बस ऐसे सिंपली। तो 4 से भाग करेंगे, ये 9 बार में चला जाएगा, 9 6 हो जाएगा 54। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2 3 4 के अनुपात में है ना। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। इकाई अंक एक, दहाई में 10 होता है और सैकड़े में 100 होता है ना, इन सबको हम मान लेते हैं कि x है। इस संख्या का और इससे पलटने उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं के अंकों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर निकालना है। अब देखिए 100 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 है ना, 400x। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि आपको डायरेक्ट ही करना है ना। 2x है ना, सब में हमने x x मान लिया, रेशो x x हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 432x। ठीक है, अब ये कह रहा है इन संख्याओं को उलट दिया, उलट देंगे क्या हो जाएगा, 2 3 4x है ना, प्राप्त योग। तो इनको जोड़ने पे जो है योग क्या आ रहा है, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 6x, और ये दिया है 1332। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, 6 से चला जाएगा 2 बार में, x की वैल्यू आई 2। ठीक है, 3 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटने से प्राप्त के भी धनात्मक अंतर। अब इसका डिफरेंस अगर हम ले तो कितना आएगा, 12 में से 4 घटा देंगे 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, है ना। पूछा है इसका जो है अंतर कितना है, ये हमने अंतर निकाल लिया, ये x था तो ये इतना आ गया। x की वैल्यू है 2, 198 से 2 की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 6 यहाँ से 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 1 2 3, 396। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है। देखिए ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, 10 केजी मास दिया हुआ, हमें फोर्स पूछा है निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। फोर्स कितना है, 10 किलोग्राम का, मास कितना है 10 किलोग्राम का, एक्सेलरेशन है 2.5, बस इसकी गुणा कर दीजिए, ये हो गया
25 25 क्या न्यूटन। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हों। बी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। हम लोग 7 बक्से का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। बी जो है, डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर, नीचे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी यहाँ पे हो गया। ठीक है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। ठीक है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। बी एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ के ठीक ऊपर यानी इधर हो जाएगा बी, है ना। ई और डी के ऊपर किसी, ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है ना। ई को डी के ऊपर यानी कि डी ई जो है वो यहाँ ऊपर कहीं हैगा, तो हमारा क्या बनेगा, 3 का गैप भी होना चाहिए, तो ई 3 का गैप जी हो जाएगा ना। अब 3 का गैप बना है तो जी अगर यहाँ पे हो तो 1 2 3 है ना, ई यहाँ पे हो जाएगा। ई को हम इधर रखें और जी को इधर रख दें। ठीक है, 3 का गैप हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि ये वाला देखिए, एफ एफ और ए के बीच में केवल एक होना चाहिए और बी जो है ऊपर होना चाहिए एफ के। तो एफ को हम इधर रखें और ए को इधर रखें तो बीच में एक हो गया, है ना, और बी को एफ के ऊपर रखना है तो यहाँ बी हो गया। जगह को खाली कौन बचा, ये बचा सी, है ना। पूछा गया ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। ई ये रहा, सी ये रहा, कितने बक्से हैं, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो बस इसको गुणा कर दीजिए, 245 गुणा 7। हालांकि आपको पूरी गुणा भी नहीं करनी थी, है ना। देखिए 7 बजे 35 यूनिट डिजिट या तो 5 ही होगा, है ना, तो ये 2 ही ऑप्शन है, और 7 दूनी होता है 14, तो 14 से ये छोटा ही है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, उसने जो है 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। और एक जो है, और उसने 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, तो यहाँ पे एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2। इन दोनों को जोड़ दे तो हमें 2 संतरे का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, कितना, 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 2 और 3 5/6। तो हमें मिला 2 संतरे का मूल्य 5/6। यहाँ हमें प्रति दर्जन का निकालना है तो हम 12 संतरे का ही निकाल लेते हैं ना, 2 2 6 की गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 दर्जन का हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 5/6 गुणा 6 की गुणा करिए ना, तो इधर हो जाएगा, तो 12 संतरे का हमें कॉस्ट प्राइस मिला 5 रुपए, है ना। सीपी हो गया 5 रुपए। ठीक है, और पूछा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए ना, सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, और इसका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देगा ना, इसको हमने मान लिया किस मूल्य पर बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%, तो ये हमने रख दिया कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, 20% का लाभ है तो सेलिंग परसेंट हो जाएगा 120%। बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की इसके साथ गुणा हो रही है तो 5 गुणा 120% बटे में हो जाएगा 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 12 पंचे 60, है ना, बचे में 10 0 आ रहा था, ये 0 से 0 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आई हमें 6।
सेलिंग प्राइस मिल गया हमें 6, है ना, और दर्जन में ही निकाला तो हमें सीधे सीधे दर्जन का ही सेलिंग प्राइस मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 का 6 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? वो होता है समजातीय श्रेणी। इसको आप याद रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो मासिक आय क्या है? मासिक आय को मान लेते हैं हम एक्स, है ना, और वह उस एक्स का जो है 40% किराए पर, तो ये एक्स है, इसका 40% किराए पर खर्च कर दे रहा है। बचा कितना उसके पास? 60%, है ना। अब इस 60 में से भी वो 40% दवा पर खर्च कर दे रहा है, इसका भी 40% वो खर्च कर दे रहा है दवाओं पर। ठीक है, ये कितना बचेगा? 40 में से 100 में से 40 घटा देंगे 60%, तो इस 60% का 60% है 7200 ये बचाता है। बस यहाँ से x की वैल्यू को निकाल दीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100 बराबर है ये 7200 के, है ना। एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो इधर चली जाएगी, है ना। 6 से 6 छिंग 36, 36 से काटेंगे ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ 200, है ना, 2 जीरो थी, ये भी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 20,000। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी का अर्थ, a माइनस बी का अर्थ, a गुणा बी का अर्थ, a भागा अर्थ दिया है। उपरोक्त के आधार पर यदि p माइनस क्यू भागा आर क्यू गुणा एस प्लस टी है तो क्यू का एस से क्या संबंध है? क्यू का एस से क्या संबंध है? बस हमें इतना ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्यू भागा आर कहाँ है? क्यू भागा आर यहाँ है ना। इसका मतलब है कि क्यू जो है बी का पिता है, क्यों जो है बी का पिता है, आर का पिता हो गया, है ना। क्यों जो है आर का पिता है। आर और एस का क्या है? आर, ये आर हो गया, ये एस हो गया, है ना। आर जो है एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है, ये हो गई फीमेल और ये हो गया हस्बैंड एस, है ना। मेल के लिए हम स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल का इस्तेमाल, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पूछा गया क्यू का एस से क्या संबंध है? क्यू का एस से क्या संबंध है ना, तो क्यू जो है एस का क्या हो जाएगा? ससुर। ठीक है, तो हम यहाँ ससुर नहीं दिया, यहाँ दिया पत्नी के पिता। तो देखिए ये पत्नी, ये एस की पत्नी होगी, पत्नी के पिता होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पत्नी के पिता या ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? देखिए जब भी प्राप्त होगा एक धनायन होगा, एक कैटायन होता है ना। एक धनायन और एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन प्राप्त होगा, तो केवल और केवल हमें ऑप्शन 3 में ही ऐसा मिल रहा है, तो हमें यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए ये माइनस 9 की पावर 0 है। अब 0 जो है घात में कुछ भी हो, अगर घात पावर जो है 0 हो गई तो वो वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। बेस कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी हो, उसकी पावर 0 हो गई तो वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। 2 की पावर 3 है तो इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 27, है ना। इसकी गुणा कर देंगे, 8 सते 56, 5 8 दूनी 16, 5 दो 21, 216। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 1 से लेकर के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड करे हुए हैं, आप उसको भी जाकर देखिए, आपको ये एहसास होगा कि एएलपी का जो अभी पेपर पूछा गया उसमें भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं,
है ना, बस थोड़ा सा तरीका बदला गया है, बाकी कुछ नहीं है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में ना, जिसमें हम 41 से लेके 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।